जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे कल्पना तोमर वॉइस चैनल पर। तानिया को जब होश आया तो उसने खुद को दुल्हन के जोड़े में पाया। उसकी तो मानो सांसें ही रुक गई थीं। आखिर ये कौन लोग हैं और मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? तभी दरवाज़ा धीरे से खुला। सामने वाले शख्स को देखते ही तानिया के होंठ ठंडे पड़ गए। सामने वही शख्स था जिसे उसने कल पहली बार देखा था। उसने शेरवानी पहन रखी थी। जल्दी से इसे नीचे लेकर आओ, शादी की तैयारियां हो चुकी हैं। उसने अपने साथ आई एक लड़की को इशारा करते हुए ऐसे कहा था, जैसे तानिया कोई इंसान नहीं, कोई चीज़ हो जो बाजार में मिलती हो। तुम ये सब मेरे साथ क्यों कर रहे हो? आखिर मेरा कसूर क्या है? मगर उस अकड़ू और बेहद घमंडी इंसान ने उसकी बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझा था। तानिया को आज कॉलेज से आने में लेट हो गया था। शाम के 7 बज रहे थे। तानिया के दिल की धड़कनें उसके कदमों से तेज चल रही थीं। पता नहीं क्यों, मगर आज उसका दिल बहुत घबरा रहा था। रास्ता सुनसान था। आज जैसे सुबह से ही कोई उसका पीछा कर रहा है, ऐसा उसे एहसास हो रहा था। वो जल्दी जल्दी कदमों से अपने घर की तरफ बढ़ रही थी। निगाहें ना चाहते हुए भी बार बार पीछे की तरफ देखती। तभी एक चमकदार ब्लैक कार तानिया के पास आकर रुकी। वो कुछ समझ पाती कि तभी किसी मजबूत हाथों ने उसे अंदर खींच लिया था और उसके मुंह पर एक रूमाल रख दिया था। तानिया को जब होश आया तो उसने खुद को दुल्हन के जोड़े में पाया। उसकी तो मानो सांसें ही रुक गई थी। आखिर ये कौन लोग थे और मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? तभी दरवाज़ा धीरे से खुला। सामने वाले शख्स को देखते ही तानिया के होंठ ठंडे पड़ गए। सामने वही शख्स था जिसे उसने कल पहली बार देखा था, मगर जानती नहीं थी। आज उसने शेरवानी पहन रखी थी। जल्दी से इसे नीचे लेकर आओ, शादी की तैयारी हो चुकी है। उसने अपने साथ आई एक लड़की को इशारा करते हुए ऐसे कहा था, जैसे तानिया कोई इंसान नहीं, कोई चीज़ हो। तुम ये सब मेरे साथ क्यों कर रहे हो? आखिर मेरा कसूर क्या है? मगर उस अकड़ू और बेहद घमंडी इंसान ने उसकी बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझा था और बिना कुछ बोले कमरे से ऐसे बाहर चला गया मानो कोई सुपरफास्ट ट्रेन हो। चलो जल्दी करो, फेरों का समय हो रहा है। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। प्लीज़, मैं तुम्हारे हाथ आगे हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। तानिया आरब की सेक्रेटरी के सामने गिड़गिड़ाते हुए दया की भीख मांग रही थी। तुम आरब सर का गुस्सा नहीं जानती। देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती मैं। अगर मैंने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी सज़ा मिलेगी और मुझे नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा। अभी तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम आरब सर से शादी कर लो। अगर लेट करोगी तो उनके गुस्से को तुम्हें झेलना पड़ेगा। उस लड़की की बातों से तानिया को ये तो पता चल गया था कि इस आदमी का नाम आरब है और ये किसी रईस घर की औलाद है, इसलिए यहाँ इसका दबदबा है। तानिया की आंखों में आंसू भर आए थे। वो कांपते हुए उस भारी दुल्हन के जोड़े में खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। उसकी हथेलियाँ ठंडी हो चुकी थीं, लेकिन दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके हाथों की मेहंदी उसकी बर्बाद जिंदगी की दास्तान सुना रही थी। उसकी आंखों से निकलते हुए आंसू उसकी ठोड़ी से झरने की तरह बह रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सपना देख रही है या कोई डरावना सच उसके सामने खड़ा है। कमरे के बाहर से शादी की शहनाई की धीमी आवाज़ें आ रही थीं। दीवारों पर चमकते झूमर और फूलों की महक उसके दिल को और बेचैन कर रही थी। चलो, आरब सर इंतजार कर रहे होंगे। वही लड़की फिर आई थी। चेहरे पर कोई भाव नहीं, बस आदेश पालन करने जैसा रवैया। तानिया ने हिम्मत जुटाई। कौन है ये? आरब। मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? प्लीज़ मुझे जाने दो। मैं किसी से शादी नहीं कर सकती। रुचिका ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा।
तुम अब यहाँ से नहीं जा सकती। तुम अब सिर्फ आरब सर की अमानत हो। रुचिका को तानिया के मासूम चेहरे पर तरस आ रहा था, मगर वो कुछ नहीं कर सकती थी। वो थोड़ी देर तानिया के बेबस चेहरे को देखती रही, फिर बोली, तुम्हें जो जानना है वो शादी के बाद पता चल जाएगा, मगर अभी मेरे पास तुम्हारी किसी भी बात का जवाब देने का आदेश नहीं है। कहते हुए रुचिका ने गर्दन जमीन की तरफ कर ली थी। वो मजबूर थी। वो तो सिर्फ अपने बॉस का आदेश पालन कर रही थी। उसके शब्दों ने तानिया की रूह तक को हिला दिया था। तानिया के पास सर झुकाकर अरब की बात मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। तानिया लाल जोड़े में मंडप में थी। वहाँ चारों ओर कोई नहीं था सिवाय अरब और उसके मोटे मोटे काले कपड़ों में बॉडीगार्ड और वो लड़की रुचिका जो अरब की पर्सनल सेक्रेटरी थी। फूलों से सजी मंडप की छत और बीच में वही शख्स अरब खड़ा था। उसके चेहरे पर ना कोई मुस्कान थी ना कोई भावना, बस एक ठंडा सख्त भाव था। तानिया ने उसकी ओर देखा, वही आंखें जो उसने कल कॉलेज के बाहर देखी थी जब वो अपनी कार में बैठा किसी से बात फोन पर चीख रहा था। उस समय भी उसने उसकी तरफ देखा था और तानिया को लगा था जैसे वो निगाहें उसे आर पार देख रही हों। पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। कन्या को आगे लाइए। तानिया ने झटके से सिर हिलाया। मैं ये शादी नहीं कर सकती। नहीं, मुझे जाने दो। आरब ने पहली बार उसकी ओर देखा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, उसका मासूम चेहरा जो रोने की वजह से लाल हो चुका था, उसके गुलाबी पंखुड़ियों जैसे होंठ जिन पर सिर्फ एक ही बात थी, मुझे जाने दो। एक पल को आरब का दिल उस लड़की के लिए धड़क गया। उसने अपनी लाइफ में इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। दूसरे ही पल उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। सूरत से क्या होता है जब सीरत ही खराब हो। इस लड़की ने जो किया उसके लिए मैं इसे अंतिम सांस तक माफ नहीं करूंगा। उसकी आंखों में खून उतर आया था। वो धीमे से उसके पास आया और कहा, तुम्हें नहीं पता, तुमसे शादी करना मेरे लिए भी किसी सजा से कम नहीं है। फिर जबरदस्ती क्यों? तानिया चिल्लाई। आरब ने कड़वे लहजे में कहा, क्यों? तुम जैसी लड़की के साथ ऐसा ही होना चाहिए। तुमने जो मेरे परिवार को दुख दिया है, तुम्हें उसकी सजा मिलकर रहेगी। तानिया के कदम वहीं रुक गए। आखिर मैंने ऐसा क्या किया है तुम्हारे परिवार के साथ? क्या मतलब है तुम्हारा? तानिया को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये आदमी उससे किस बात का बदला ले रहा था। वो तो इस आदमी को ठीक से जानती भी नहीं थी। चुप रहो और अपनी जुबान बंद रखो। तुम्हारी आवाज़ भी सुनना पसंद नहीं करता। नफरत करता हूँ मैं तुमसे। मुझे तुमसे और तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे से नफरत है। आरव चीखते हुए बोला और पंडित की तरफ घूरते हुए देखा। फेरे जल्दी शुरू करवाइए, मुझे और भी काम है। शहनाई की आवाज़ तेज हो गई और तानिया की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला पड़ गया था। उसके दिमाग में बस एक सवाल गूंज रहा था, आखिर आरव कौन है और मेरी ज़िंदगी बर्बाद करना क्यों चाहता है? मुझे किस कसूर की सज़ा मिल रही है? उसकी आंखों के सामने अपने बेबस और लाचार माता पिता का चेहरा घूम रहा था। जिस पिता ने बड़े लोगों की गाड़ियां चलाकर उसे कॉलेज भेजा था, पढ़ाया लिखाया और उसे डॉक्टर बनाने का सपना देखा था। जिस माँ ने लोगों के घर काम करके उसे इस काबिल बनाया था कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। मुझे माफ़ कर देना माँ पापा, मैं आपके सपने पूरे नहीं कर सकी। न जाने आज उसके माँ बाप पर क्या बीत रही होगी। जिसकी जवान बेटी रात को घर न लौटे तो वो लोग उसे बदचलन कहकर जीने नहीं देते। तानिया की आंखों से आंसू झरने की तरह बह रहे थे, मगर आरब मेहता को उस पर बिल्कुल तरस नहीं आ रहा था। शादी के कुछ घंटे बीत चुके थे। फार्म हाउस के गलियारे में सन्नाटा पसरा हुआ था।
हर तरफ सुनहरी लाइटें जल रही थीं, मगर तानिया के लिए वो उजाला भी किसी अंधेरे कैद खाने से कम नहीं था। वो एक बड़े कमरे में फर्श पर दीवार के सहारे बैठी थी। उसकी आंखों के आंसू सूख चुके थे। तभी दरवाज़ा धीरे से खुला। तानिया ने नज़रें नहीं उठाईं। उसके हाथों में अब भी शादी की चुन्नी थी, मगर कंगन टूट चुके थे और आंखें सुर्ख थीं। जबरदस्ती की शादी के बाद उसके अंदर सिर्फ एक सवाल था, क्यों? आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? उसी वक्त दरवाज़ा खुला। दबे कदमों से रुचिका तानिया के पास आई। उसने तानिया से धीरे मगर प्यार भरी आवाज़ में कहा, आरव सर ने तुम्हें अपने कमरे में बुलाया है। तानिया ने कांपते हुए सिर उठाया। अब क्या बाकी रह गया है? मैं कहीं नहीं जाने वाली। जाकर कह दो उस खड़ूस आदमी से। चलिए मैम, अगर आप उनका आदेश नहीं मानेंगी तो वो आपको और चोट पहुंचाएंगे। ये बड़े लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हमारे रोने या गिड़गिड़ाने से इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर अभी आप मेरे साथ नहीं गईं तो शायद वो आपके माता पिता को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप मेरे साथ चलें। और वैसे भी वो अब आपके पति हैं और आप उनकी पत्नी। यही सच है जिसे आप चाहते हुए भी झुठला नहीं सकती। अपने माँ बाप का ख्याल आते ही तानिया की आंखें फिर से नम हो गईं। सारा गुस्सा एक पल में बेबसी में बदल गया था। नहीं, मेरे मम्मी पापा को कुछ नहीं होना चाहिए। तानिया बेबस और लाचारी से चुपचाप खड़ी हुई और रुचिका के साथ चलने लगी। वो ऐसे चल रही थी जैसे कोई लाश हो। रुचिका ने उसे एक दूसरे बड़े कमरे में पहुंचा दिया था, जहां हर चीज शाही थी, पर उस माहौल में एक अजीब सी घुटन थी। कमरे के बीचों बीच कुर्सी पर आरव बैठा हुआ था और सिगरेट का धुआं हवा में तैर रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा अब भी बरकरार था, मगर दिल में कहीं ना कहीं सुकून था कि उसने उस लड़की से बदला ले लिया जिसकी वजह से उसके परिवार की बदनामी हुई और उसके पिता उसे और उसकी माँ को रोता और बिलखता छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। वो एकदम से उठा और तानिया के करीब आने लगा। मिस खुशी मल्होत्रा, तानिया के ऊपर झुकते हुए उसने ठंडी आवाज़ में कहा, अब खुश हो? तुम्हारी वजह से मेरे पिता जिंदा नहीं रहे और मैं आज भी उस दिन को नहीं भूल सकता, आरव ने कहा। तानिया ने हैरान होकर कहा, खुशी? कौन खुशी? मेरा नाम? आरव ने उसे आगे बोलने का मौका नहीं दिया और बीच में ही उसकी बात काटते हुए लगभग चिल्लाते हुए बोला, बकवास बंद करो अपनी। मेरे आगे जबान खोलने की हिम्मत भी मत करना। उसने गुस्से से अपने हाथ में पकड़ी हुई सिगरेट को जमीन पर फेंक दिया और उसे अपने पैरों से ऐसे कुचल डाला जैसे सारा गुस्सा उस सिगरेट पर निकाल रहा हो। तानिया के होंठ कांपने लगे। वो 2 कदम पीछे हट गई और आगे कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं करी। तुम्हें क्या लगा था तुम सिंघानिया खानदान के साथ कुछ भी करके बच जाओगी? ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है मिस खुशी। ओह सॉरी मिसेज आरव सिंघानिया। वो एक कटाक्ष हंसी हंसता है। एक ऐसी पत्नी जिसे कभी उसके पति का प्यार नहीं मिलेगा। तुम्हारी वजह से मेरे पापा हम सबको छोड़कर चले गए। उसकी आंखें नम हो गईं। अगले ही पल आरव ने तानिया के सर से चुनरी उतारकर जमीन पर फेंक दी। उसके मांग का टीका नोच डाला और उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया जैसे वो उसे डराने की कोशिश कर रहा हो। मगर तानिया तो मानो एक लाश बनकर रह गई थी। यहाँ इस बड़े से विशाल कमरे में उसका दर्द समझने वाला कोई नहीं था। उसे उस जुर्म की सजा मिल रही थी जो उसने किया ही नहीं था। आखिर क्या था तानिया और खुशी का राज? कोई नहीं जानता था। आरव के होंठ खुशी की गर्दन पर घूम रहे थे, मगर खुशी ऐसे खड़ी थी
जैसे वो कोई इंसान नहीं पुतला हो। जब आरब को लगा खुशी डर नहीं रही है तो उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। उसने खुशी की कमर को अपनी और करीब खींचा और एकदम से बेड पर पटक दिया, मगर खुशी की तो जैसे सिर्फ सांसें चल रही थी। उसने जैसे मान लिया हो कि अब उसके कहने या करने से कुछ नहीं होगा। उसने पूरी तरह से खुद को आरब को समर्पित कर दिया था। आरब ने अपना पूरा गुस्सा उस पर निकाल दिया था, मगर वो लड़की जो बेड पर लाश बनी पड़ी थी, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। आरब अगले ही पल अपना ब्लेजर उठाकर कमरे से तेजी से बाहर निकल गया था। रुचिका ने देखा कि आरब सर अपनी ब्लैक चमकती कार को स्टार्ट करके निकल चुके हैं। आरब ने एक पल भी मुड़कर तान्या को नहीं देखा था। उसके मन में आज एक शांति थी, एक सुकून था, क्योंकि आज उसने अपना बदला उस लड़की से ले लिया था जिसने उसके परिवार को खून के आंसू रुलाए थे। उसने गाड़ी स्टार्ट की और चल पड़ा। वो खुश था। तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगा। इधर दूसरी तरफ रुचिका ने देखा आरब सर चले गए हैं तो उसे तानिया का मासूम चेहरा याद आया। वो फटाफट उसके कमरे में गई। वहाँ का दृश्य देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। कमरा पूरी तरह से बिखरा पड़ा था। तानिया बिस्तर पर वैसे ही लेटी थी जैसे आरब छोड़कर गया था। उसके होंठों से खून निकल रहा था। रुचिका ने तानिया को उठाया और अपने गले से लगा लिया था। उसे तानिया में अपनी छोटी बहन नजर आ रही थी। रुचिका की आंखों से आंसू निकल रहे थे, मगर तानिया को कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। ना ही उसकी आंखों में आंसू थे। वो एक जिंदा लाश बन गई थी। तानिया, तुम ठीक हो? रुचिका ने उसे कंधे से पकड़कर झकझोरते हुए कहा। तुम सुन रही हो? जब तानिया कुछ नहीं बोली तो रुचिका ने पानी का भरा हुआ जग उसके मुंह पर झटके से फेंका तो तानिया ने आंखें झपकाना शुरू किया और रुचिका की तरफ देखा जो उसके पास बैठी थी। क्या हुआ तानिया? अब कैसी हो तुम? तानिया को रुचिका की हमदर्दी देखकर वो उसके गले लगकर फक कर रोने लगी, मगर कुछ नहीं बोल पाई। तानिया, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन मेरी भी मजबूरी थी। कल मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाई। तुम चलो मेरे साथ। मगर कहाँ? तानिया ने बेबसी नज़रों से रुचिका की तरफ देखा। तुम्हारे घर, तुम्हारे मम्मी पापा के पास। रुचिका ने तानिया के दोनों कंधों को पकड़ते हुए प्यार से कहा। तानिया की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, मैं वहाँ नहीं जा सकती। क्या मुंह लेकर जाऊंगी वहाँ? अगर मैं वहाँ गई तो मोहल्ले वाले मुझे जीने नहीं देंगे और ना ही मेरे मम्मी पापा को। पता नहीं वहाँ सब लोग मेरे ऊपर कैसे कैसे आरोप लगाकर मुझे बदनाम कर रहे होंगे। मेरे माँ पापा भी शायद यही समझ रहे होंगे कि मैं बदचलन निकली और किसी लड़के के साथ भाग गई। मैं वहाँ नहीं जा सकती। क्या मुँह लेकर जाऊंगी उनके पास? क्या कहूँगी उनसे कि मैं रात भर कहाँ थी और मेरे ऊपर क्या क्या गुजरी है? तानिया की आंखों से लगातार आंसू बहते हुए देखकर रुचिका का दिल भर आया। वह तानिया का हाथ थाम कर बोली, तानिया, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। आज से तुम मेरी छोटी बहन हो। तुम मेरे घर में रहोगी मेरे साथ। इधर जब आरब ने फ़ोन पर नज़र घुमाई तो फ़ोन उसकी माँ का था। उसने गाड़ी को तुरंत साइड में पार्क किया और फ़ोन रिसीव किया। हेलो हेलो, तुम कहाँ हो आरब? मैं तुम्हें कल रात से फ़ोन लगा रही हूँ, मगर तुमने ना फ़ोन रिसीव किया और ना ही मेरे मैसेज का कोई रिप्लाई दिया। उनकी आवाज़ से साफ पता चल रहा था कि वह बहुत परेशान थी और आरब को कुछ बताना चाह रही थी। क्या बात है माँ? इतनी परेशान क्यों हैं आप? आरब बेटा, वो खुशी वापस आ गई है और हम सबसे अपने किए की माफ़ी मांग रही है। ममता जी की बात से आरब का दिमाग ठनक गया। क्या खुशी वहाँ है? हाँ बेटा, और यही बताने के लिए मैं तुझे कल से बार बार फ़ोन लगा रही थी। अगर खुशी वहाँ है तो फिर वो लड़की कौन है?
उसके माथे पर पसीना उभर आया था। दरअसल खुशी मल्होत्रा आरब के चाचा के साले की बेटी थी। आरब ने अपनी पढ़ाई अमेरिका से पूरी की थी। उसके पिता रणधीर सिंघानिया शहर के जाने माने बिजनेसमैन थे। कोई भी कंपनियां उनकी बराबरी नहीं कर सकती थी। मगर दूसरी तरफ आरब के चाचा, जो बेहद आलसी और घटिया सोच वाले थे, उनके सिर्फ एक बेटी थी जो बाहर पढ़ाई कर रही थी। मगर आरब के चाचा, वह हमेशा इसी फिराक में रहते कि सारी दौलत और सारी कंपनियां उनके नाम हो जाएं। आरब के दादाजी ने उनकी आलसीपन को देखते हुए पहले ही सब कुछ आधा आधा कर दिया था। मगर जो बड़ी कंपनी पर रणधीर सिंघानिया ने काम करके उसे ऊंचाइयों तक पहुंचाया था, वह आरब के नाम पर कर दी थी। आरब के चाचा ने एक चाल चली और अपने साले की बेटी खुशी, जो बेहद ही बिगड़ी हुई लड़की थी, उसकी शादी आरब से तय कर दी थी। आरब के दादाजी पहले ही गुजर चुके थे और आरब के पिता, जो दिल के मरीज थे। आरब के चाचा ने चिकनी चुपड़ी बातों से रणधीर जी का दिल जीत लिया और खुशी से आरब की शादी करने के लिए मना लिया था। जब आरब के पिता ने आरब से उसकी इच्छा जाननी चाही तो आरब ने कहा, पापा, आप लोग मेरे लिए जो भी सोचेंगे अच्छा ही सोचेंगे। अगर आप लोगों को खुशी अच्छी लगती है तो आप ये रिश्ता पक्का कर लीजिए, मुझसे पूछने की क्या ज़रूरत है। इस तरह आरब का रिश्ता खुशी के साथ पक्का कर दिया गया था। मगर आरब हमेशा से बाहर रहा था, इसलिए वह खुशी को कभी नहीं देख पाया था। जब वो इंडिया आया, बेटा, खुशी से तेरी शादी होने वाली है, एक बार उससे मिलकर बात तो कर लेता। ममता जी ने जोर दिया तो उसकी इच्छा खुशी से मिलने की हुई। ठीक है माँ, आप खुशी को कल घर बुला लेना, मैं यहीं उससे मिल लूँगा, आरब ने कहा। दूसरे दिन खुशी घर आई। उसकी माँ ने बताया आरब को कि खुशी पापा के कमरे में है, उससे मिलने आई है। इसलिए वो अपने पापा के कमरे में दाखिल हुआ। पापा के रूम में पहुंचा, वहाँ एक लड़की को बैठा पाया। मगर जब उसने खुशी कहकर पुकारा तो वो एकदम नहीं पलटी। तो आरब उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। मिस खुशी, मैं आपको आवाज़ दे रहा हूँ, आपने सुना नहीं? आपको आरब को अपने सामने देखकर वह लड़की एकदम से सकपका गई। फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि वह खुशी नहीं, तान्या थी। तान्या के पिता, जो रणधीर जी के पुराने ड्राइवर थे, और माँ उस घर में काम करती थी। माँ की तबीयत खराब होने की वजह से तान्या रणधीर जी का ख्याल रखने के लिए वहाँ आई थी। रणधीर जी को तान्या बहुत पसंद थी, क्योंकि वह थी ही ऐसी, खुशमिजाज, नटखट, हमेशा शरारत से भरी। तान्या को शरारत सूझी, क्योंकि उसे बिना शरारत किए चैन कहाँ था। इस शरारत की वजह से माँ से उसे हमेशा डांट पड़ती थी। बेटी, किसी दिन तू अपनी शरारत की वजह से एक दिन बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगी। तान्या की माँ हमेशा उसे फटकार लगाती, मगर तान्या, वो तो बहुत ही नटखट थी। आरब ने जब पूछा, खुशी हो? उसने हाँ में सिर हिला दिया। जी हाँ, कहिए, मैं खुशी ही हूँ। आपको क्या चाहिए? तान्या की बात सुनकर आरब को कुछ अजीब सा लगा, मगर उसने मुस्कुराते हुए कहा, मिस खुशी, क्या आपको पता है आपकी मेरे साथ शादी होने वाली है? जी हाँ, पता है, और आप मुझे बहुत पसंद हैं, तान्या ने कहा। तान्या इतनी खूबसूरत थी कि आरब उसे देखता ही रह गया। उसकी नीली बड़ी बड़ी आँखें, गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होंठ। क्या मैं आपको पसंद हूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल, वैसे जैसे नींद से जागा हो, उसने जवाब दिया, क्योंकि वो तान्या की खूबसूरती में खो गया था। तान्या इधर उधर की बातें करती रही, जो आरब को बहुत अच्छी लगी। काफ़ी देर बाद, मिस खुशी, मैं चलता हूँ, मेरी एक मीटिंग है,
आरव ने वहीं पड़े सोफे से खड़े होते हुए कहा। रणधीर जी जो इतनी देर से वॉशरूम में थे, इस बात का उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि आरव तान्या से खुशी समझकर मिल रहा था। खुशी को आरव में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वह अंदर आई और कोई बहाना करके फिर बाहर चली गई थी। इस बात का ममता जी को पता नहीं था। शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी, बारात तैयार थी, घर में सारे मेहमान आ चुके थे। तभी रणधीर जी का फ़ोन रिंग करने लगा था। उन्होंने फ़ोन रिसीव किया। दूसरी तरफ खुशी के पिता थे। रणधीर जी, रणधीर साहब, मुझे माफ़ कर दीजिए, यह शादी नहीं हो सकती। खुशी किसी दूसरे लड़के से प्यार करती थी, उसके साथ भाग गई है। रणधीर जी के हाथ से मोबाइल फ़ोन नीचे गिर पड़ा था। ये सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर सके थे। घर में खुशियों की जगह मातम पसर गया था, क्योंकि रणधीर जी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। 2 दिन के बाद आरव ने अपने आदमियों को खुशी की तस्वीर दी। मुझे ये लड़की चाहिए किसी भी हालत में, बदले में जितने पैसे चाहिए तुम लोगों को मिल जाएंगे। मगर आरव को नहीं पता था कि वो खुशी की नहीं, तान्या की तस्वीर उन आदमियों को दे रहा था। आरव के आदमियों ने तान्या को ढूंढ निकाला और जब वो कॉलेज से लौट रही थी तो उसे गाड़ी में बिठाकर आरव के सामने पेश कर दिया था। आरव ने प्रण कर लिया था कि वह खुशी को बर्बाद कर देगा, जिस तरह से खुशी ने उसकी परिवार की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। उसकी माँ को खून के आंसू रोना पड़ रहा था। उसने अपने जान से प्यारे पापा को खो दिया था, जिसकी वजह से आरव के सर से पिता का साया उठ गया था। उस खुशी को वह कहीं का नहीं छोड़ेगा। लेकिन उस खुशी की सज़ा मिली थी तान्या को, जिसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने उस शाम शरारत में आरव से खुशी बनकर बात की थी। आरव ने तुरंत अपने आदमियों को तान्या की तस्वीर दी और उसके साथ यह सब हुआ था। आरव की माँ ममता जी की आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी। हाँ बेटा, खुशी वापस आ गई है। आरव ने फ़ोन बंद कर दिया था। उसके माथे पर पसीना उभर आया था। उसने गाड़ी फार्म हाउस की तरफ मोड़ ली। अब उसके दिमाग में चाचा की साजिश, पिता की मौत का बदला और यहाँ तक कि खुशी का भाग जाना, सब कुछ बेईमानी हो गया था। सिर्फ एक ही भयानक सच उसके सामने खड़ा था। उसने एक निर्दोष लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। आरव तूफान की तरह फार्म हाउस के गलियारे से गुजरा। उसका दिल चीख रहा था। वह कमरे की ओर बढ़ा जहां उसने तान्या को छोड़ा हुआ था। उसने दरवाज़ा खोला। कमरा खाली था। बिस्तर बिखरा पड़ा था। जमीन पर उतरी हुई चुनरी, कुचला हुआ सिगरेट का बट और कोने में फेंका गया मांग टीका, सब उस भयानक रात की कहानी कह रहे थे। तान्या वहाँ नहीं थी। तान्या, तान्या, आरव ने चीखते हुए कमरा छान मारा। तान्या, तुम कहाँ हो? उसे याद आया कि रुचिका भी बाहर थी। वह भागकर रुचिका के छोटे से कमरे में गया। वह भी वहाँ नहीं थी। आरव ने तुरंत अपने फ़ोन से एक नंबर डायल किया। आरव गुस्से में, बॉडीगार्ड, तुम कहाँ हो? यहाँ कोई क्यों नहीं है? उस कमरे में जो लड़की थी वह कहाँ है? रुचिका कहाँ है? बॉडीगार्ड दूसरी तरफ से डरते हुए, सॉरी सर, हम सब बाहर के गेट पर थे। हमने अभी अभी रुचिका मैडम को निकलते देखा। वह अकेली थी, उन्हें किसी ने रोका नहीं। आरव ने फ़ोन पटक दिया। वह जानता था कि रुचिका ने ही तान्या की मदद की होगी। उसे तान्या का दर्द याद आया। उसकी बेबस आंखें, बार बार दोहराया गया सवाल, मेरा कसूर क्या है? उसने बिना देर किए रुचिका को फ़ोन लगाया। आरव दर्द भरी और कांपती आवाज़ में, रुचिका, कहाँ हो तुम? और वह लड़की तान्या कहाँ है? सच बताओ, नहीं तो मैं। रुचिका शांत लेकिन दृढ़ स्वर में, सर, मैं तान्या के साथ हूँ।
मैंने उसे घर जाने से मना किया क्योंकि मोहल्ले वाले उसे जीने नहीं देंगे। वह अभी मेरे घर में सुरक्षित है और सर, आपसे ज़्यादा मैं उसके कसूर के बारे में जानती थी। रुचिका ने फ़ोन काट दिया। आरव को उसका पता मालूम था, लेकिन वह तुरंत वहाँ नहीं जाना चाहता था। उसे पहले यह समझना था कि अब क्या करना है। आरव वापस फार्म हाउस के अंदर गया। उसने ज़मीन पर पड़ी तान्या की लाल चुनरी उठाई। उसे महसूस हुआ कि उसने पिता की मौत के गुस्से में अपने चाचा की चाल में एक मासूम लड़की की जिंदगी का बलिदान दे दिया था। उसकी आंखें मेज पर रखे एक कागज पर पड़ी। यह मैरिज सर्टिफिकेट था। आरव सिंघानिया और तान्या। उसने खुशी की जगह तान्या का नाम लिखा था। कानूनी तौर पर तान्या अब उसकी पत्नी थी, जिसे उसने किडनैप किया, धमकाया और जिसके साथ जबरदस्ती की। आरव के अंदर का बिजनेसमैन और बेटा दोनों एक साथ टूट गए। उसने जो किया वह केवल एक गलती नहीं थी, वह गंभीर अपराध था। आरव स्वयं से, मैंने उससे कहा था कि वह खराब सीरत वाली है। मैंने उसके माता पिता के बारे में घटिया बातें सोची, जबकि वह मेरे पिता की देखभाल करती थी। उसे याद आया कि तान्या कितनी खुश मिजाज और नटखट थी, ठीक वैसे ही जैसे उसकी माँ ने बताया था जब वह रणधीर जी के पास बैठती थी और उनसे उस हंसी को हमेशा के लिए छीन लिया था। आरव ने अपनी माँ को दोबारा फ़ोन किया। आरव, माँ, मैं वापस आ रहा हूँ। खुशी के बारे में आप चाचा से कहिए कि अब उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता और फिलहाल खुशी को अपने घर पर रहने दें। पर माँ, मुझे एक बहुत बड़ी गलती सुधारनी है। ममता जी, बेटा क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो? आरव, नहीं माँ, मैं ठीक नहीं हूँ। मैंने उस लड़की की ज़िंदगी तबाह कर दी जिसे मैं खुशी समझ रहा था। मुझे उस तानिया को न्याय दिलाना होगा। आरव ने गाड़ी स्टार्ट की। अब उसकी रफ्तार तेजी से नहीं बल्कि पश्चाताप की थी। उसका लक्ष्य अब बदला नहीं बल्कि तान्या की सुरक्षा और सम्मान था। वह जानता था कि इस मामले में वह जेल भी जा सकता है, लेकिन अब उसे इससे फर्क नहीं पड़ता था। आरव जानता था कि तान्या को वापस उसके घर भेजना अब संभव नहीं था, क्योंकि समाज उसे स्वीकार नहीं करेगा। उसके पास अब केवल एक ही रास्ता था, तान्या की देखभाल और उसे हर वो सम्मान देना जो उसने उससे छीन लिया था, भले ही वह नफरत करती रहे। उसने सबसे पहले अपने वकीलों को फ़ोन करने का निर्णय लिया। आरव ने अपनी चमकती काली कार को तेजी से रुचिका के छोटे से अपार्टमेंट में सामने रोका। उसका आलीशान फार्म हाउस और वह विशाल दुनिया जिसमें वह पला बड़ा था, जब पीछे छूट गया था। यहाँ इस समय सामान्य से इलाके में आरव के अपराध का वास्तविक वजन महसूस हो रहा था। उसने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा रुचिका ने खोला। रुचिका के चेहरे पर कोई डर नहीं था, केवल दृढ़ता थी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं सर? मैंने कहा था कि मैं तान्या के साथ हूँ। मुझे तान्या से बात करनी है। आरव की आवाज़ भीगी हुई थी। वह आपसे बात नहीं करना चाहती। रुचिका ने दरवाज़ा रोकने की कोशिश की। रुचिका, प्लीज़ मुझे अंदर जाने दो। यह मेरा हक नहीं, मेरी सज़ा है। आरव ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा। रुचिका समझ गई कि आरव इस समय गुस्से में नहीं बल्कि गहरे पछतावे में है। उसे सब कुछ पता चल गया है। उसने दरवाज़ा खोला। कमरे में एक सोफे पर तान्या बैठी थी। उसने अब दुल्हन का भारी जोड़ा उतार दिया था और रुचिका के दिए हुए एक साधारण कॉटन के सूट में थी। वह शांत थी, लेकिन उसकी आंखें उसकी रात भर की पीड़ा को दर्शा रही थीं। आरव को देखते ही तान्या का चेहरा तनाव से भर गया, पर वह उठी नहीं। आरव ने दरवाजे पर खड़े अपने बॉडीगार्ड को बाहर रहने का इशारा किया।
फिर धीरे धीरे तान्या के सामने घुटनों पर बैठ गया। उसके सूट पर धूल लग गई, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। तान्या, आरब ने कहा। उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मैं अंधा था, मैं गलत फहमी में था। मेरे चाचा, उन्होंने मुझे जानबूझकर गलत जानकारी दी। जब खुशी भागी तो मुझे लगा कि तुमने ऐसा किया है, और मेरे पिता की मौत के बाद मेरे दिमाग ने सिर्फ बदला था। मैं अपराधी हूँ, मैं जानता हूँ मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ। आरब ने अपना सिर झुका लिया। वह दुनिया का सबसे अमीर घमंडी इंसान तान्या के सामने घुटनों पर था, जिसकी जिंदगी उसने बर्बाद कर दी थी। तान्या ने गहरी सांस ली। उसका सारा दर्द, सारा अपमान, उसकी सारी रातों की नींद, सब कुछ उसकी आवाज़ में उतर आया। माफ़ी? तान्या उठी और उसके सामने खड़ी हो गई। उसकी आवाज़ में अब न डर था और न आंसू, सिर्फ आग थी। तुम 1 मिनट में माफ़ी मांगकर अपनी गलती को एक छोटी सी भूल बनाना चाहते हो मिस्टर आरब सिंघानिया? क्या माफ़ी मेरी टूटी हुई जिंदगी को जोड़ देगी? क्या माफ़ी मेरे माता पिता की इज्जत वापस दिला देगी? उसने अपनी बेबस, अपमानित आंखों से आरब की तरफ देखा। तान्या, तुम्हारी गलतफहमी की वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई। मेरे बुज़ुर्ग माँ बाप, जिन्होंने लोगों के घर में काम करके मुझे इस लायक बनाया कि मैं कॉलेज जा सकूं, आज मोहल्ले में मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं। उन्हें क्या पता कि उनकी बेटी का, उन्हें तो यही लगता होगा कि मैं किसी लड़की के साथ भाग गई, क्योंकि मैं रात भर घर नहीं लौटी। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। तान्या आरब की आंखों में देखते हुए बोली, अगर तुम सच में पश्चाताप करना चाहते हो तो मेरे घुटनों पर बैठने की ज़रूरत नहीं है। तुम मुझे, मेरी और मेरे माँ बाप की इज्जत वापस लौटा दो। तान्या का सवाल आरब के सीने में तीर की तरह लगा। इज्जत, वह चीज़ जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। आरब घुटनों पर रहते हुए, मैं तुम्हारी और उनके सम्मान के लिए कुछ भी करूँगा। बताओ तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हारे माँ बाप के सामने जाऊँगा। मैं पूरी दुनिया के सामने स्वीकार करूँगा कि तान्या, तुम क्या स्वीकार करोगे? कि तुमने अपनी गलत फहमी में एक निर्दोष लड़की से ज़बरदस्ती शादी की? इससे मेरी बदनामी और बढ़ेगी मिस्टर आरब सिंघानिया। तान्या ने अब अपना अंतिम फैसला सुनाया। तुम अगर मुझे न्याय दिलाना चाहते हो तो इस शादी को सम्मान दो। अगर दुनिया को पता चला कि तुम्हारी पत्नी रात भर गायब थी तो मेरे माँ बाप टूट जाएंगे। तुम्हें अब सिर्फ एक काम करना है मिस्टर सिंघानिया। तुम्हें सार्वजनिक रूप से मेरे माता पिता के पास जाना होगा, उन्हें सम्मान के साथ मुझसे मिलवाना होगा और पूरी दुनिया को बताना होगा कि मैं तुम्हारी पत्नी मिसेज आरब सिंघानिया हूँ। सिंघानिया परिवार की बहू होने के सम्मान से ही मेरे माँ बाप की इज्जत वापस आ सकती है, भले ही इस रिश्ते में प्यार ना हो। और अगर तुम मुझसे नफरत करते हो तो इस रिश्ते को दुनिया के सामने निभाओ। आरब ने अपना सिर उठाया। उसे पता था कि तान्या ने जो मांगा वह माफ़ी से कहीं ज़्यादा मुश्किल है। उसे अपने शक्तिशाली चाचा आनंद मेहता और उनकी पूरी दुनिया के सामने स्वीकार करना होगा कि वह शादी अब भी कानूनी है, भले ही दुल्हन गलत हो। आरब, मैं वादा करता हूँ तान्या, मैं तुम्हारी और तुम्हारे माँ बाप की इज्जत लौटाऊंगा। यह मेरा तुमसे वादा है। आज से तुम मेरी पत्नी के रूप में पूरी दुनिया के सामने खड़ी होगी। आरब तुरंत उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर दर्द के बावजूद एक नया दृढ़ संकल्प था। वह जानता था कि अब लड़ाई चाचा से नहीं बल्कि दुनिया से थी, और इस लड़ाई में उसका साथ देने के लिए उसके पास सिर्फ तान्या थी, जिसे उसने सबसे ज़्यादा चोट पहुंचाई थी। आरब ने तान्या की आंखों में देखा। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था, बल्कि एक अदम्य शक्ति थी।
जो उसने खुद पैदा की थी। तान्या ने अब बदला नहीं बल्कि न्याय मांगा था। रुचिका, आरव ने मुड़कर कहा। उसकी आवाज़ में अब बॉस वाला स्वर नहीं बल्कि एक अजीब सी विनम्रता थी। तान्या को तैयार करो, हम अभी उसके घर चलेंगे। सर, अभी? रात हो चुकी है। रुचिका ने हैरानी से कहा। हाँ, अभी, इससे पहले कि सुबह की गॉसिप शुरू हो। हमें रात के सन्नाटे में नहीं बल्कि पूरी रोशनी में जाना है, आरव ने कहा। उसने रुचिका को एक क्रेडिट कार्ड देते हुए कहा। तान्या के लिए कुछ अच्छे भव्य कपड़े खरीदो। कुछ देर में हम यहाँ से निकलेंगे। और रुचिका, यहाँ मेरे और तान्या के बीच का मामला है। यह राज बाहर नहीं जाना चाहिए। लगभग 1 घंटे बाद आरव की वही चमकती काली कार तान्या के मोहल्ले के किनारे खड़ी थी। तान्या साधारण लेकिन महंगे सलवार सूट में थी, जो रुचिका ने पास की दुकान से खरीदा था। वह चुपचाप बैठी थी। उसकी धड़कन तेजी से चल रही थी। यह वापसी थी, विजय की नहीं बल्कि इज्जत की जंग की। डरो मत, आरव ने पिछली सीट से उसका हाथ थामने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन बीच में ही रोक लिया। उसने स्वयं से कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें बचाने जा रहा हूँ तान्या। मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, तान्या ने धीमी ठंडी आवाज़ में कहा। मुझे मेरी इज्जत की ज़रूरत है, जिसे आप लौटाने वाले हैं। आरव ने गाड़ी पार्क की और गहरी सांस ली। उसने अपने फ़ोन से अपनी माँ को एक मैसेज किया। माँ, मैं तान्या के घर जा रहा हूँ। प्लीज़ आप भी तुरंत वहाँ पहुँचिए, बहुत ज़रूरी है। तान्या के घर के बाहर का माहौल सन्नाटे से भरा था, लेकिन आरव जानता था इस सन्नाटे के पीछे लाखों सवाल छुपे हुए हैं। आरव और तान्या दोनों कार से उतरे। आरव ने तान्या को सहारा देने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तान्या ने उसे अनदेखा किया और खुद ही आगे बढ़ी। आरव उसके पीछे पीछे चल रहा था, अपने अपराध का बोझ अपने कंधों पर ढोते हुए। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा तान्या की माँ ने खोला। चेहरा सूजा हुआ, आंखें लाल। तान्या को देखते ही वह एक पल के लिए पत्थर बन गई। तान्या, बेटी। इससे पहले कि वह कुछ और कहती या मोहल्ले के लोग बाहर आते, आरव ने आगे बढ़कर जोर से कहा, नमस्ते माँ जी। माँ जी। मैं आरव को देखा। तान्या के साधारण घर में सूट बूट में एक अमीर आदमी। आरव ने तान्या का हाथ पकड़ लिया और अपनी माँ जी के सामने खड़े हो गए। मैं आरव सिंघानिया हूँ, आपका दामाद, और यह है मेरी पत्नी तान्या आरव सिंघानिया। यह सुनते ही तान्या के पिता राजेश जी लड़खड़ाते हुए बाहर आए। मोहल्ले के 2-3 जिज्ञासु लोग भी घरों से झांकने लगे और आपस में फुसफुसाते हुए, देखो क्या जमाना आ गया है। सुरेश जी की बेटी रात भर घर से गायब रही और अब आई है किसी मर्द के साथ। बेचारे माँ बाप रात भर परेशान रहे। लोगों की बातें सबको सुनाई दे रही थीं। आरव ने घूर कर उन लोगों को देखा। मैं आरव सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का मालिक, तान्या का पति। किसी को कुछ कहना है? सबने अपनी अपनी नज़रें झुका लीं। इतनी बड़ी शख्सियत के सामने किसी की आवाज़ नहीं निकली। सुरेश जी, पिता गुस्से और दर्द से, क्या बकवास है ये? तुम मेरी बेटी के साथ कहाँ थे रात भर? हम तुम्हें ढूंढ रहे थे, तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। पिता के शब्द तान्या के कलेजे को चीर गए। आरव ने उन्हें बोलने नहीं दिया। उसने तान्या का हाथ और कसकर पकड़ा, एक नकली मुस्कान चेहरे पर लाते हुए। आरव ऊंची स्पष्ट आवाज़ में, पिताजी, मैं जानता हूँ आपको बहुत दुख हुआ है। मैं माफ़ी मांगता हूँ। असल में मेरी और तान्या की शादी कल ही बहुत ही निजी समारोह में हो गई थी। उसने मुस्कुराते हुए तान्या को देखा और तान्या ने पलकें झुका लीं। आरव, असल में मैं तान्या से पहले ही मिल चुका था जब वह, पिताजी,
की देखभाल करती थी। क्या तुम रणधीर साहब के बेटे हो? सुरेश जी ने पूछा। हाँ, मैं उनका ड्राइवर हुआ करता था। उनके बारे में सुना, बहुत दुख हुआ। चलिए अंदर चलकर बात करते हैं। आरब ने अंदर घुसते ही कहा। आप बैठ जाइए। रणधीर जी का नाम सुनते ही सुरेश जी का गुस्सा पानी हो गया था। देखिए अंकल, मैं नहीं चाहता था कि हमारे परिवार के बीच चल रही कुछ व्यावसायिक प्रतिद्वंदिता की वजह से हमारी शादी में देरी हो, इसलिए मैंने जल्दबाजी में कल रात ही शादी कर ली। मैं जानता हूँ यह सही नहीं था, लेकिन मैं तान्या के बिना एक पल नहीं रह सकता था। मैंने आपके सम्मान का ध्यान नहीं रखा, इसके लिए मैं फिर से माफ़ी मांगता हूँ। आरब की कहानी झूठी थी, लेकिन वह इस तरह से गढ़ी गई थी कि यह तान्या के भाग जाने की कहानी को हमेशा के लिए दफन कर दे। उसने जानबूझकर व्यावसायिक प्रतिद्वंदिता का जिक्र किया ताकि मोहल्ले वाले इसे अमीर लोगों का हाई क्लास ड्रामा समझें, ना कि किसी गरीब की बदचलनी। तभी आरब की माँ ममता जी भी अपनी कार से उतरी और तेजी से अंदर आई। ममता जी। हाँ सुरेश जी, मुझे माफ़ करना। आरब ने जो किया वह जल्दबाजी में किया। मैं खुद यहाँ आई हूँ अपनी बहू तान्या को लेने के लिए। अब यह सिंघानिया परिवार की बहू है और यह है उसका मायका। आरब की माँ की उपस्थिति ने सारी अटकलों को ख़त्म कर दिया था। मोहल्ले वाले आश्चर्य से देख रहे थे। जो लड़की भाग गई समझी जा रही थी, अब वह शहर के सबसे अमीर घराने की बहू बनकर अपनी सास के साथ खड़ी थी। पिताजी और माँ जी ने तुरंत तानिया को गले लगा लिया। वे रो रहे थे, अब दर्द के नहीं बल्कि राहत और खुशी के आंसू थे। तान्या ने आंखें बंद कर लीं। उसकी इज्जत बच गई थी। अगली सुबह तान्या अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर आरब, ममता जी और रुचिका के साथ सिंघानिया हवेली के लिए निकली। उसके माता पिता अब गर्व से कह सकते थे कि उनकी बेटी सिंघानिया परिवार की बहू है, लेकिन तान्या जानती थी कि असली जिंदगी की लड़ाई अब शुरू हुई है। वह अब आरब के महल में उसकी पत्नी बनकर रह रही थी। जिस रिश्ते में सम्मान था, प्यार नहीं। हवेली के दरवाजे पर आरब ने तान्या की तरफ देखा। आरब, तान्या, मैंने अपना पहला वादा पूरा किया, तुम्हारी इज्जत लौटा दी। अब यह घर तुम्हारा है। मेरी गलती की सज़ा के तौर पर मैं तुम्हें तुम्हारी आज़ादी देता हूँ। तुम जो चाहो कर सकती हो, पर बाहर की दुनिया के लिए तुम मेरी पत्नी हो। तान्या, और आपका बदला, आपके चाचा की साजिश। आरब की आंखों में फिर से पुरानी आग दिखी। आरब, खुशी ने जो किया उसके लिए मैं उसका बदला ज़रूर लूँगा, पर सही तरीके से। और चाचा, उन्हें जवाब मेरी पत्नी देगी। अब इस हवेली में जो होगा वह सब मेरी निगरानी में होगा। आरब का चाचा आनंद मेहता हवेली के मुख्य हॉल में खड़ा था। उसके चेहरे पर नकली मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में आरब के लिए नफरत और सवाल थे। आनंद मेहता, आरब, यह क्या बकवास है? यह लड़की और खुशी कहाँ है? मेरी साले की बेटी। आरब मुस्कुराते हुए, चाचा जी मिलिए, यह मेरी पत्नी तान्या सिंघानिया है। और रही बात खुशी की, तो अब वह मेरे लिए अतीत है। अब मेरे पास तान्या है जो मेरे पिता की पसंद थी। आरब ने तान्या का हाथ पकड़कर उसे हॉल में आगे किया, मानो वह उसे एक पुरस्कार की तरह पेश कर रहा था। तान्या के चेहरे पर अब कोई डर नहीं था, बल्कि एक शानदार आत्मविश्वास था। आरब और चाचा जी, अब आप इस परिवार के हर फैसले से दूर रहेंगे। यह तान्या सिंघानिया की हवेली है। पहली एंट्री थी, अपमान से नहीं बल्कि शक्ति और सम्मान से। सुबह का सूरज अभी पूरी तरह से निकला नहीं था, पर आरब की गाड़ी सिंघानिया हवेली के बाहर रुक चुकी थी। वह वही घर था जिसके ऊंचे गेट
संगमरमर की सीढ़ियाँ और सुनहरी दीवारें कभी उसे गर्व से भर देती थीं, मगर आज हर ईंट उसे उसकी गलती का याद दिला रही थी, उसकी गलती का एहसास करा रही थी। आरब ने तान्या की ओर देखा। वह शांत थी, पर उसके चेहरे पर अजीब सी ठंडक थी। न डर था न गुस्सा, वह एक अडिग संकल्प था। क्या तुम तैयार हो? आरब ने धीरे से पूछा। तैयार वो लोग होते हैं जो गलती करते हैं, तान्या ने नजरें मिलाए बिना कहा। मैं तो बस सच के साथ खड़ी हूँ। आरब ने सिर झुका लिया और गेट की ओर बढ़ा। रुचिका उनके साथ थी। उसके चेहरे पर राहत और डर दोनों थे। तान्या को सबसे ज़्यादा सहारा उसकी सास ममता जी से मिला। जिस रात तान्या को हवेली लाया गया था, ममता जी ने उसी रात उसे गले लगाया और कहा था, तू मेरी बेटी है। तान्या, आरब ने जो किया वह गलत था। मैं तेरी माँ हूँ, सास नहीं। आरब रोज़ तान्या को देखता, उसकी सादगी, उसका समर्पण और उसके चेहरे की अनजानी उदासी। उसका दिल पश्चाताप की आग में जल रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसने जो बदला लिया था, उसकी वजह से एक नटखट चुलबुली लड़की अब बिल्कुल शांत और गुमसुम रहने लगी थी। उसका घमंड और अकड़ सब पश्चाताप में बदल चुका था। आरब ने तान्या को समय देना शुरू किया। वह उसके साथ बैठता, उसकी पढ़ाई के बारे में पूछता और उसकी राय लेता। तान्या ने उसे बताया कि वह अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरा करना चाहती थी। आरब ने तुरंत उसके लिए कॉलेज जाने की व्यवस्था कर दी। साथ में सुरक्षा भी बढ़ा थी। एक शाम जब तान्या कॉलेज से लौटी तो आरब ने उसे रोका। आरब कोमल आवाज़ में, तान्या, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें जो दुख दिया है वह तुम कभी नहीं भूल सकती, पर क्या तुम मेरे दिल में झांक कर देख सकती हो? अब वहाँ गुस्सा नहीं, सिर्फ शर्मिंदगी और तुम्हारे लिए सम्मान है। मैं चाहता हूँ तुम खुश रहो। मैं तुम्हें वह खुशी देना चाहता हूँ जो मैंने तुमसे छीनी है। तान्या की आंखें भर आईं। आरब का समर्पण, उसकी सुरक्षा और ममता जी का प्यार, इन सब ने तान्या के पिछले सारे दुख दर्द को धीरे धीरे मिटाना शुरू कर दिया था। उसने देखा कि आरब अब वह अकड़ू और घमंडी इंसान नहीं रहा, बल्कि एक संवेदनशील बदला हुआ व्यक्ति बन गया है। तान्या धीरे से भीगी आवाज में, मिस्टर सिंघानिया, मैं आपको माफ़ करती हूँ। मेरी इज्जत लौटाने के लिए धन्यवाद। मैं सिर्फ एक ही चीज़ चाहती हूँ, हमारा यह रिश्ता सम्मान का बना रहे। तान्या ने उसे माफ़ कर दिया था। अब उसके रिश्ते में प्यार का बीज बोया गया था, धीरे धीरे विकसित होने लगा था। इधर आनंद मेहता, जो आपको पता चला था कि असली खुशी जिसने शादी के दिन भागकर परिवार की इज्जत मिट्टी में मिलाई थी, वह खुशी है जो उनके साले की बेटी थी, तो उन्हें अपने किए पर गहरा पछतावा हुआ। उनकी साजिश आरब को फंसाने की थी, ना कि खुद के परिवार को बदनाम करने की। आनंद मेहता ने महसूस किया कि उनके लालच ने उन्हें कितना नीचे गिरा दिया था। एक शाम उन्होंने भरी महफिल में ममता जी, आरब और तान्या से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। आनंद मेहता, मैंने लालच में आकर गलत चाल चली। खुशी ने हमें बहुत शर्मिंदा किया है और मेरी वजह से तान्या और आरब को इतना दुख झेलना पड़ा। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। ममता जी और आरब ने उन्हें गले लगा लिया। परिवार का टूटा हुआ रिश्ता अब धीरे धीरे जुड़ने लगा था। आरब ने तान्या का हाथ अपने हाथों में लिया, उसकी आंखों में देखा। वह जानता था कि उसका बदला पूरा हो चुका है, नफ़रत से नहीं बल्कि प्रेम और क्षमा से। तान्या अगले दिन सुबह उठी तो उसने पाया कि वह अब अकेली नहीं थी। आरब उसके बगल में सो रहा था। उसका एक हाथ सुरक्षात्मक ढंग से तान्या के सिरहाने रखा था। यह पहली बार था जब वे दोनों एक दूसरे के इतने करीब शांति और सहमति से थे। तान्या ने धीरे से आरब के माथे पर बिखरे बालों को हटाया। उसने होंठों पर एक हल्की मुस्कान थी। उसे याद आया कि कैसे वह कल रात आरब के सीने से लगकर सोई थी। उस रात के सारे
भयानक पल अब प्यार की गर्माहट में पिघल चुके थे। आरब की आंखें खुली। उसने सबसे पहले तान्या की मुस्कान देखी। आरब ने अपने वादे को पूरी ईमानदारी से निभाया। वह जानता था कि तान्या को सबसे ज़्यादा खुशी उसकी आज़ादी और पहचान से मिलेगी। उसने तान्या की रुकी हुई पढ़ाई को प्राथमिकता दी। आरब को प्रोत्साहन और सहयोग से तान्या ने फिर से मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लिया। सिंघानिया हवेली की बहू होने के बावजूद तान्या ने अपनी पढ़ाई को कोई कसर नहीं छोड़ी। आरब उसके लिए नोट्स तैयार करने में मदद करता। देर रात तक उसका हौसला बढ़ा था और उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखता। कुछ सालों की कड़ी मेहनत के बाद तान्या ने अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी की और एक काबिल डॉक्टर बनकर उभरी। उसने न केवल अपने माता पिता का सपना पूरा किया बल्कि खुद की एक मजबूत पहचान भी बनाई। आरब को अपनी पत्नी पर गर्व था। उसने अपने पिता रणधीर सिंघानिया की याद में शहर के एक गरीब इलाके में एक आधुनिक धर्मार्थ अस्पताल खोला। तान्या ने उस अस्पताल में निःशुल्क सेवा देना शुरू किया। उसकी विनम्रता, स्नेह और बेहतरीन इलाज ने उसे जल्द ही लोगों के बीच भगवान का दर्जा दिला दिया। उसने गरीबों को नया जीवन दिया और इस तरह अपनी सादगी और सेवा भाव से सिंघानिया परिवार की इज्जत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। आरब और तान्या का रिश्ता अब पति पत्नी के प्रेम और समझदारी से आगे बढ़कर एक गहरे आत्मीय बंधन में बदल चुका था। उनकी खुशी तब दोगुनी हो गई जब उनके जीवन में एक नया मेहमान आने की खबर मिली। पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। ममता जी ने तान्या की देखभाल एक माँ की तरह की और आरब एक पल के लिए भी तान्या से दूर नहीं होता था। और फिर एक शुभ दिन उनके आंगन में एक नन्हा आरब आया। उन्होंने अपने बेटे का नाम आयुष रखा। आयुष का आना हवेली के लिए किसी उत्सव से कम नहीं था। आरब जो कभी बदला लेने के जुनून में था, अब अपनी रातें अपने बेटे को सीने से लगाकर गुजारता था। तान्या जो कभी एक जबरदस्ती की पत्नी बनी थी, अब एक खुशहाल माँ थी। आरब और तान्या की कहानी एक दर्दनाक गलतफहमी से शुरू होकर सच्चे प्रेम, क्षमा और सम्मान की मिसाल बन गई। आरब ने तान्या की इज्जत वापस लौटाई और तान्या ने उसे उसका खोया हुआ दिल लौटाया। सिंघानिया हवेली अब केवल धन दौलत का नहीं बल्कि मानवीय मूल्यों और प्रेम की शक्ति का प्रतीक थी। तान्या और आरब अपने बेटे आयुष के साथ अब एक संपूर्ण और खुशहाल जीवन जी रहे थे, यह साबित करते हुए कि नफरत की हर दीवार को प्यार की एक छोटी सी किरण तोड़ सकती है। यहीं पर यह भावनात्मक और प्रेरणादायी कहानी समाप्त होती है। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली एक नई कहानी में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।